अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा माज़रत, पिछले हफ्ते कॉन्वाइज की छुट्टी हो गई, आइंदा ऐसे नहीं होगा। इंट्रो के फ़ौरन बाद आज आपको बहुत ज़रूरी सवाल, वो सवाल जो कि आप पूछना चाहते थे, मैं पूछूंगा और अली जवाब देंगे। इंट्रो से वापस आए। हाँ जी, तो पहला सवाल जो सब पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि सैलाब आया हुआ है, पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है, इंग्लैंड से इमदाद आ रही है, अमेरिका से आ रही है, कनाडा से आ रही है, तो डॉलर का रेट क्यों नहीं नीचे जा रहा? अच्छा, एक तो इमदाद जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। मतलब इन ऑल फेयरनेस, मतलब अगर अगले साल का देखें तो हमें कोई 29 अरब डॉलर चाहिए है अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, और फिर हमारा एक ट्रेड डेफिसिट भी रन होता है। तो अभी तक जो इमदाद है वो बहुत थोड़ी इमदाद आई है, को बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं बट मतलब अभी उसका जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल यह है, डॉलर नीचे, आईएमएफ के पैसे आ गए हैं, डॉलर नीचे क्यों नहीं जा रहा? ये एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक उसका 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 एक शॉर्ट टर्म जवाब उसका वजह है और एक उसकी लॉन्ग टर्म वजह है। अच्छा, शॉर्ट टर्म तो ये है कि मेरा ख्याल है स्टेट बैंक का गवर्नर गलत लग गया है। मतलब रज़ा बाक़िर साहब भी कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं थे और ये चॉइस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने पास किया था, आईएमएफ से जो उन्होंने मुआहदा किया था, उसके नतीजे में उसकी वजह से अब जो हुकूमत है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका तो अब कोई इख्तियार नहीं रह गया, उसके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है कि वो स्टेट बैंक को फोर्स कर सके किसी भी चीज़ पे। मतलब सो मच हो कि स्टेट बैंक अब किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी जवाब दे नहीं है, किसी कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं है। तो अब स्टेट बैंक टोटली ऑटोनमस है, वरना को थोड़ा बहुत इस तरह के हालात में हुकूमत ही थोड़ा सा उसकी स्क्रू टाइटनिंग कर देती थी। इस वक्त इशू ये है कि कोई इस तरह का इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कि जी पाकिस्तान अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर सकेगा। को 33 बिलियन के आसपास की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, 29 बिलियन की, वो जो मैंने कहा कि उसकी पेमेंट्स के अगेंस्ट। बट वही है कि इस वक्त मार्केट जो है वो स्पेकुलेटर्स के हाथ में है, और बैंक्स जो हैं वो भी मेरा ख्याल है किसी न किसी लेवल के ऊपर उनके जो फॉरेक्स ऑपरेशन हैं उनके बीच में भी मतलब इम्कान यही है। पीसीसीआई ने ख़त भी लिखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वहाँ किसी न किसी लेवल पे कोलूजन चल रही है, और इसके ऊपर कोई तहकीकात होनी चाहिए, और स्टेट बैंक कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं ले रहा है। ये स्टेट बैंक का डोमेन है, और स्टेट बैंक ने इफ़ेक्टिवली सारे के सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स को भी और जो बैंक्स हैं इनको भी खुला छोड़ा हुआ है। बैंक से एक बड़ी तगड़ी लॉबी है पाकिस्तान में। तो एक ये तो है बेसिकली शॉर्ट टर्म जवाब कि स्टेट बैंक का गवर्नर फॉर वट एवर रीज़न एक कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं है। रज़ा बाक़िर साहब को रिप्लेस किया था, उम्मीद थी कि उसके बाद शायद कोई अच्छा ऑप्शन आए, लेकिन लगता यही है कि गलती हो गई है। और एक है अब इसका लॉन्ग टर्म जवाब। लॉन्ग टर्म जवाब ये है यार, फ्रैंकली फॉरेक्स मार्केट पाकिस्तान में अब मतलब तब तक स्टेबल नहीं हो सकती है। हुकूमत ने जितनी कोशिश करनी थी उसने कर ली है। इस वक्त सॉल्वेंसी का इशू नहीं है, इस वक्त लिक्विडिटी का इशू नहीं है। बहुत सख्त फैसले किए हैं, अवाम भी बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, हुकूमत की भी क्रेडिबल, हुकूमत ने भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक रखा है। लेकिन ये जो है ना, मतलब जो फ्री फ्लोइंग फॉरेक्स मार्केट है उसके लिए अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि हुकूमत को किसी ना किसी तरह जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं बैरून मुल्क से, उनको इनकरेज करना होगा कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें। हमने पहले भी ये बात की थी, और उसके लिए बेसिकली अब पॉलिसीज़ वगैरह उस डायरेक्शन में करनी पड़ेंगी। एक तो एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, वो थोड़े से बेहतर नंबर आए हैं अभी जुलाई में, अगस्त में जो नंबर आए थे जुलाई के, वो शो करते हैं कि एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर भी और मंथ ऑन मंथ भी इजाफे का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यू कर रहा है। बीच में वो थोड़ा सा अरसा आया था जब वो इम्पोर्ट्स की स्टाइफलिंग हुई थी, लेकिन ये ट्रेंड। लेकिन दूसरा इशू जो है अब वो यही है कि आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी कि दुनिया भर के सरमायादार जो हैं वो पाकिस्तान में डॉलर लाने में कंफर्टेबल फील करें, और यहाँ से डॉलर उनको लेके जाने में कोई मसले ना हों, उनको ये मसले ना हों कि यहाँ पर वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर फंस जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो अब अगला स्टेप गवर्नमेंट को जो करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के बाद वो ये है, और अगर ये चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद वंस एंड फॉर ऑल ये जो फॉरेक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारे, ये रिजॉल्व हो जाएंगे।
वैसे तो खैर इन्होंने क्या एक्शंस लेने, इन्होंने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रेट जो है उसको कम कर दिए, फिर वही बात है, इनकरेज कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी लगो बस। हाँ ये तो है, मतलब वो कंफर्ट जोन से बाहर आना जो है वो ये, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है इस वक्त। एक्चुअली वही वाला इशू चल रहा है कि ये भी एक इशू चल रहा है कि मतलब वो जो जो पीटीआई सेंट्रिक गवर्नमेंट्स हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि जितनी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज क्रिएट की जा सकती हैं वो करें, तो बिल्कुल वो भी ठीक। चीज़ मौजूद है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि पुतिन से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, और ख़बरें इस किस्म की हैं कि तेल लेने की भी बात हुई है, उधार तेल लेने की भी बात हुई है, और अमेरिका ने भी कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। इसमें कितनी अच्छा, सच्चाई है? एक तो बड़ी सीधी सी बात, आपको याद होगा जब ये सारा मसला शुरू हुआ था बड़ी खप मची हुई थी कि जी इंडिया ने तेल ले लिया, आपने नहीं लिया, हम कोई गुलाम हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, और उस वक्त भी हमने कहा था कि वजह ये नहीं है कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते, आप तेल लेने का फैसला करें तो 4-6 महीने के अंदर अंदर रूसी तेल यहाँ आ जाएगा। और एक्चुअली अब उसी तरफ प्रोसेस शुरू हो गया है, रूस ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है, पेमेंट मैकेनिज़म्स डिटर्मिन होंगे, लॉजिस्टिक्स की डिटेल्स डिटर्मिन होंगी। वही एक और चीज़ जो हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो क्रेडिट टर्म्स होंगी कि जी आप इतनी देर का हमें क्रेडिट दे दें। और जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो इवेंचुअली फिर रूसी तेल भी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं। एक तो ये कि डीएचए वालों ने एतराज़ किया है कि जिनके घरों पे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ख़ास तौर पे एलिवेटेड, एक वो मसला चल रहा है। दूसरा, नेपरा से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो आप नेट मीटरिंग में ऑफ पीक में यूनिट अगेंस्ट यूनिट जो कैंसिलेशन होती है उसका रेट भी मुख्तलिफ कर दें ताकि डिस्करेज किया जाए इसको, नेट मीटरिंग को। तो ये मतलब दुनिया कितने जा रही है तो पाकिस्तान कितने जा रहे हैं? अच्छा, वो जो पहले वाली बात है ना, उसमें तो हम यही कह सकते हैं कि कर्नल रिटायर्ड साहब बड़ी मेहरबानी किसी से मशवरा कर लें। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं ना वो मतलब बस। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जहाँ तक ये नेट मीटरिंग वाली चीज़ है, ये ना ख्वाहिश हुकूमत की तब भी थी जब ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी आई थी। और उस वक्त भी मतलब इन्होंने यही कहा था कि जी बजाय इसके कि हम ऑफ यूनिट ऑफसेट करें, गवर्नमेंट एक फ़िक्स रेट देगी 9 रुपये या 10 रुपये का। उस वक्त 16-17 रुपये का आई थिंक एक यूनिट होता था। ये को 2016 के आसपास की बात है, तो 16 रुपये का एक यूनिट हुआ करता था। तो ये था कि 9-10 रुपये गवर्नमेंट जो है वो दिया करेगी जितने भी यूनिट कंज्यूम होंगे उसके अगेंस्ट। अच्छा, अब वो पॉलिसी जो है वो दो वजूहत की वजह से इम्प्लीमेंट तब नहीं हो सकी थी। एक तो उसकी वजह ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे बेशुमार इदारों से एक्चुअली कर्ज और ग्रांट्स ली हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, और स्पेशली हाउस होल्ड रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। उसमें कई चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस उसके अंदर स्टेट बैंक, आपको पता है कि उसने एक बेस रेट फिक्स किया हुआ है कि इस रेट के ऊपर सोलर की फाइनेंसिंग होगी। वो इम्प्लीमेंटेशन में मसले मुझसे डाल देते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज़ बेसिकली जो हैं ये उसके हिस्से हैं। ये हमारी कमिटमेंट्स हैं। दुनिया चाहती है कि मतलब क्लाइमेट चेंज और दूसरी वजूहत की वजह से दुनिया चाहती है कि आप रिन्यूएबल की तरफ, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं। और हमने कहा कि जी हाँ जी हम जाना चाहते हैं तो आप हमें पैसे दे दें। उन्होंने हमें पैसे दे दिए, पैसे देते हुए हमने कुछ कमिटमेंट्स की। अब जब हम वो कमिटमेंट्स तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें वो ज़रा टाइटन करते हैं। ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने को 2 साल की डिले करने की कोशिश की, फिर दोबारा वो जिन्होंने पैसे दिए हुए थे उन्होंने ही इनको थोड़ा सा खींचा था ना, तो इवेंचुअली ये इस तरफ को आए। अभी भी मेरा ख्याल ये है कि अगर ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो शायद उधर से कोई रेजिस्टेंस आए। दूसरी चीज़ एक और है जो इसके अंदर मसला है, और वो मसला है प्योरली इस स्कीम की इकोनॉमिक इनवायबिलिटी का। और वो इकोनॉमिक इनवायबिलिटी का मसला बड़ा सीधा सा ये है कि अभी तो आप ये करते हैं कि आपने घर की छत पे सोलर लगा लिया, और घर की छत पे आपने सोलर लगा लिया, आप दिन में इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, आप कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका सोलर बिजली बना रहा है, वो ग्रिड पे वापस जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है जी, अब ये बिजली जो है ये लेस्को आपसे उठा रहा है। अगर हम लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, तो के इलेक्ट्रिक उठा रहा है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट। अच्छा, इनको इस वक्त ये बिजली जिस रेट पे आपको पड़ रही है वो को तकरीबन 9-10 रुपए का यूनिट होगा इस वक्त।
मतलब मेरे ख्याल में कुछ 6 7 8 सेंट 8 9 सेंट, तो मतलब सॉरी 14 15 रुपए का यूनिट आपको गवर्नमेंट आपको जो यूनिट दे रही है वो इससे कुछ 60 70% महंगा है। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि फिर लोग ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, फिर हम गवर्नमेंट को बिजली देना बंद करते हैं और हम यही बिजली किसी ना किसी तरीके से इंटरनली कंज्यूम करना शुरू करते हैं, रिलेटिवली छोटा सिस्टम लगाना शुरू करते हैं। उससे ये होगा कि हमारा जो समर का ऑलरेडी डेफिसिट मतलब डेफिसिट है, वो डेफिसिट नेचुरली फिर बलून करना शुरू कर देगा। जब वो नेचुरली बलून करना शुरू कर देगा तो फिर आपको मज़ीद तेल साड़ना पड़ेगा। जब आप मज़ीद तेल साड़ेंगे तो उसके फिर आपको मज़ीद फॉरेक्स पे प्रेशर पड़ेगा। रिन्यूएबल का एडवांटेज ये है कि इस पर फॉरेक्स का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट पे है, और उसको भी आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप जो मतलब अगर आपके यहाँ इतनी डिमांड है तो आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कुछ चाइनीज सोलर मैन्युफैक्चरर्स को, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स को, कि यार बजाय इसके कि आप चाइना में बनाते हैं और हम आपको फॉरेक्स दे के उठा खरीदते हैं, आप यहाँ आएँ, प्लांट लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। डिमांड भी है, मार्केट भी है। तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म में, मतलब मिड टू लॉन्ग टर्म में ये एक विन विन है पाकिस्तान के लिए, जिसका सबसे बड़ा मसला फॉरेक्स है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपने सफ़ेद हाथी पाले में है। आपने सफ़ेद हाथी पाले जिस वक्त आपने जो इंटरनेशनल कंपनीज IPPs के अंडर आई थी, जिन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले प्लांट लगाने थे, उनको भगा दिया यहाँ से। उसके बाद आपने को 300-300 मेगावाट के लोकल सेठों के प्लांट लगवाए जिनकी एफिशिएंसी ना होने के बराबर थी। फिर जब ये PMLN की पिछली हुकूमत आई तो इन्होंने एनर्जी मिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंसिंग के साथ RLNG प्लांट लगाए। प्राइवेट इन्वेस्टर फिर रहे थे 62 to 64% एफिशिएंसी के साथ प्लांट लगाने के लिए। आपने उनको बिल्कुल साइड पर रखा। अब आपने ये भी फैसला किया है कि आप RLNG को भी मिक्स से बिल्कुल ही बाहर निकाल देंगे। आपने मतलब वो इफ़ेक्टिवली को 18-20 साल थर की डेवलपमेंट को हॉल्ट करके रखा। वो बीच में अब 2 ब्लॉक्स उसके एक्टिव हुए ही हैं, लेकिन उससे आगे गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम लोकली उसको किस तरह मैनेज करेंगे। और उस सब के बाद अब आप ये भी कर रहे हैं कि आप ग्रीन एनर्जी में भी, बजाय इसके कि आप इसको इनकरेज करें, सूरज आपके पास एक ही चीज़ वाफर है। बेतहाशा है। और दूसरी एक और चीज़ भी है कि सेंट्रल पंजाब का जो आपका सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, इसके पास तो कोई और लोकल इंडिजिनस एनर्जी सोर्स है भी नहीं। तो बजाय इसके कि आप इसको इनकरेज करें, आप एक टोटली इकोनॉमिकली अनवायबल प्लान लेके आ रहे हैं, जिस प्लान के नतीजे में इन द लॉन्गर रन आपको ज़्यादा फ्यूल भी साड़ना पड़ेगा इम्पोर्टेड, जिसके नतीजे में आपको वो इनएफिशिएंट प्लांट भी चलाने पड़ेंगे दोबारा, जिनकी एफिशिएंसी को किसी किस आई थिंक कुछ केसेस में तो वो 20% के आसपास, उससे भी शायद थोड़ा सा कम है जो पुराने सरकारी प्लांट हैं। और वैसे भी जो मतलब बेस्ट वाले भी हैं वो भी कुछ मतलब 50% से के आसपास हैं। तो आपको वो सब भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उससे फिर आपका सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट की फॉरेक्स लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन किसी बाबू को ये ख्याल ज़रूर आया होगा, और बाबू को ख्याल नहीं आया होगा, पीछे एक वो बेसिकली वो जेनको लॉबी भी है, उनको भी ख्याल आया होगा कि जी ये तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सारा से बैठ जाएगा। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का, ये बहुत जल्दी रिडंडेंट होने जा रहा है। आप जो मर्ज़ी कर लें, दुनिया उस डायरेक्शन में चल पड़ी है और आप उसको रोक नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप उसको अडेप्ट करें, बजाय इसके कि आप ऐसी 30 मार कहानियाँ लाएं। दूसरा ये भी है यार कि जो PMLN की ये वाली गवर्नमेंट है, इसकी एनर्जी टीम एक्चुअली बिल्कुल ठुसू ठुसी है एज़ यूजुअल। अच्छा, एक ख़बर जो है हमसाया मुल्क से आ रही है, और वो ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री है उसमें वेपन्स का मसला हो रहा है। और वो मसला मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी साहब पुश कर रहे हैं कि सिर्फ लोकली मेड आर्म्स यूज़ किए जाएं, और जिसकी वजह से मतलब शायद आर्मी जो है ना वो रन आउट कर गई है। तो ये आपने आपकी नज़र से गुजरी है इस तरह की चीज़, ये ठीक है, हाँ गलत जी, है, वही क्या है? बात है जो हम पिछली दफ़ा की थी, जिसके ऊपर मतलब कहा गया था कि अ, देखें, एक चीज़ होती है ख्वाहिश कि जी आप इंडिया को रिप्लेस कर देंगे एज मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना को। चाइना को रिप्लेस कर देगा इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। एक चीज़ होती है जो आपकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, आपकी कैपेसिटी होती है। ये एक इंडिकेशन है इस चीज़ की कि आपकी कैपेसिटी जो है, इंडिया की कैपेसिटी, वो सीरियसली
डाउट में है। मतलब फ्रैंकली अगर एक पॉलिसी ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो मतलब सारी दुनिया के आईफोन और चिप्स और ये सब कैसे बनेंगे वहाँ पे। तो ये जो कोशिश कर रहे हैं इंडिया के लिए भी बेसिकली इसमें लेसन है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को रियलाइज़ करे। इंडिया की इकॉनमी मतलब इस वक्त इफेक्टिवली बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गई है आज से 30 साल पहले से। बजाय इसके कि उन गेंस को कैपिटलाइज किया जाए अनरियलिस्टिक असेसमेंट्स और गोल्स के साथ आगे चलना वो उस सारे को के ऊपर पानी फेर देगा। और वो भी जो मतलब दुनिया के सुकरात बुकरात हैं जिनके ख्याल में वो ये करके तो मतलब गेमें लगाएंगे और इस इलाके को भी डिस्टेबलाइज करेंगे और चाइना को भी पकड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए भी सोचने की चीज़ है कि अगर ये हो रहा है तो कितना बैंक किया जा सकता है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो है वो ये है कि वियतनाम में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि 750 टॉप ग्लोबल की रैंकिंग में आती हो, और फिर भी उनका जो जीडीपी पर कैप है वो $95 से, जो कि 1990 में था, $2,785 हो गया है 2020 में। अच्छा, जबकि इंडिया जो है उसमें एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं कई, लेकिन उनका जीडीपी पर कैप जो है वो 365 से, जो कि 1990 में था, 1950 हुआ है 2020 में। इसकी ये क्या वजह है? ये बेसिकली जो है ना, ये जो हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे किया जाता है, ये प्राइमरली उस वजह से है। मतलब आप यहाँ पे और ये मतलब इंडिया के साथ भी ये इशू है, पाकिस्तान के पास साथ ये इशू उससे भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आप प्राइमरली जो होती है ना राइट विंग गवर्नमेंट्स जो ये शहरी बाबुओं के वोट लेके आती हैं, वैल्यू एडिशन, हाई वैल्यू टेक, इट्स आप अपनी बेस आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज से आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, अब पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस है, पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन के आसपास है। 220 मिलियन के आसपास में आपको साल में 10 नहीं तो 15,000 आईटी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा। इसके साथ आप कितना चीज़ें कर सकते हैं। आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है आपके वो रिसोर्सेज, आपकी वो एग्रीकल्चरल बेस जो एग्जिस्ट करती है, आपका मोस्टली लेबर जो है वो अनस्किल्ड या लो स्किल्ड है। तो बजाय इसके कि और फ्रैंकली जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं, जिस तरह वियतनाम है, इंडिया है, हम हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज बिल्कुल ही फाइनाइट होते हैं। तो हमें तो फोकस करना चाहिए कि वो रिसोर्सेज बेसिकली हम इस तरह के सेक्टर्स पे लगाएं जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स भी है, कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, ताकि हम पैसे बनाएं और पैसे बनाने के बाद हम आगे चलें। एग्जैक्टली यही मॉडल चाइना ने अडॉप्ट किया था। मतलब बजाय इसके कि चाइना पहले ही जाके मतलब वो जिसको कहते हैं कि वो ऑटो कार्स और इस तरह की चीज़ें बनाता, वो बड़ा ग्रेजुअली उन्होंने देखा कि अच्छा जी अब इस वक्त हम टेक्सटाइल में एंटर हो सकते हैं, हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है। इस वक्त हम मतलब प्राइमरली वो लो क्वालिटी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एंटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एंटर हो सकते हैं। फिर जब उससे पैसे आने शुरू हुए तो फिर उसको उन्होंने R&D पे चैनल करना शुरू किया। फिर वो R&D पे चैनल करके उन्होंने उनकी क्वालिटी इंप्रूव की। मतलब आपको याद होगा यहाँ पर आज से 15-20 साल पहले वो सड़कों के ऊपर वो चाइनीज़ टॉर्चेस बिका करती थी, वो 1-1 रुपये 2-2 रुपये की औसत होती थी। उन्होंने कहा हम ये बना सकते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन कीमत भी कम है, लोग खरीद लेंगे और हम इनको बल्क में बना के बेचेंगे। वो बल्क में बना के उन्होंने बेची, जाहिर सी बात है उससे उससे पैसे आए। जब वो पैसे आए उसको उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया, बजाय इसके कि वो HEC की ग्रांटें देते कि ओहो हम यहाँ से बंदे भेजेंगे वो पता नहीं क्या करके आएंगे और हम ये ग्रांटें देंगे, उससे वो जिसको कहते हैं इंसानी नफ्सियात के तहत शऊर पे गालिब की शायरी के असरात की PhDयाँ होंगी। तो वो प्राइमरली ये चीज़ है। मतलब हायर एजुकेशन इन ऑल फेयरनेस for primitive economies, for underdeveloped economies is very overrated. Value addition is very overrated. मतलब कोई मुल्क ऐसा नहीं, इवन अमेरिका जहाँ पे हायर एजुकेशन पिनिकल पे है, चाइना जिसकी हायर एजुकेशन अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई है, सिंगापुर जिसकी हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर, इन्होंने ये नहीं किया था कि हम पहले दिन हायर एजुकेशन ठीक कर लेंगे। इन्होंने किया था कि ये काम हमें आता है, ये काम करना है, सारे रिसोर्सेज इस पर डाइवर्ट करते हैं, इससे जो पैसे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे इससे अगला हम क्या कर सकते हैं, उससे जो पैसे आएंगे उससे देखेंगे उसके बाद उससे अगला हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये हार्वर्ड शावर्ड जो हैं या मतलब ऑक्सफोर्ड शॉक्सफोर्ड जो हैं,
ये कोई एक रात में तो यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, मतलब ये तो इवन अगर इस सेंस में भी देख लें तो मतलब ये एक मतलब बड़ी लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशन है। और मतलब फ्रैंकली अगर ये पहले दिन इसी कोशिश में होता है कि वो वाह हमने तो बस बनाना है 80,000 PhD कराना है रोडियार्ड किपलिंग की शायरी के इंसानी तहत-उश-शऊर नफ्सियात पे असरात पे, तो ये पैसे पूसे ज़ाया हो जाते हैं। हम कर रहे हैं रिसोर्सेज ज़ाया। ये स्पेशली परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम से तो ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि HEC नाम का सफ़ेद हाथी हमने पाला हुआ है। फिर ये एक वो शौक है कि जी IT हाईटेक में हमने पता नहीं क्या कर लेना है। और यार आपके जितने काम के इंस्टीट्यूट हैं ना, उनसे 1000 रिसोर्स नहीं निकलता CS का साल में, ठीक है। और अच्छे वक्तों में अभी भी इनफैक्ट ऐसे ही होगा, कोई 90,000 लाख की हायरिंग होती थी इन्फोसिस की साल की। तो आपने क्या कर लेना है यार, मतलब फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन मसला फिर वही है, क्योंकि ये शहरी बाबू लोग होते हैं, इनका ख्याल होता है कि हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। वो 3 एक साल अपॉर्चुनिटी लेते हैं, फिर कोई दुबई निकल जाता है, कोई लंदन निकल जाता है, PhD करने जाते हैं सरकारी खर्चे पे, आधे उधर ही बैठ जाते हैं, आधे वापस आते हैं 2 साल पूरे वर्क के, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये पैसा रिसोर्स ज़ाया हो रहा है, इस रिसोर्स को ज़ाया होना। और वियतनाम ने एक्चुअली इसके टोटली ऑपोजिट किया। उन्होंने बेसिकली फोकस किया वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग पे, बेसिक एजुकेशन पे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे, उन चीज़ों में। सो फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एक बड़ा मेजर सोर्स है, मीट है, प्रोसेस्ड फूड है, ये बड़े मेजर सोर्स हैं वियतनाम के उसके लिए। सिमिलरली एक और चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, वो टूरिज़्म है। अब टूरिज़्म के लिए आपको PhD नहीं चाहिए, भले उन्होंने गालिब की तहत-उश-शऊर पे असरात पे PhD की हो या मतलब किसी के भी की हो। तो वो चीज़ें हैं, मतलब हम प्राइमरली ना डिलूजनल से लोग हैं, हम ना ख्वाहिशों को बस ये हमारी ख्वाहिश है इसलिए रियलिटी यही होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे चलती नहीं है। थैंक यू सो मच। आप अपने सवाल भेजते रहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेट्रन बने और आप जैज़ कैश इसी पे से करें। अब तो मैं रास्त पे भी हूँ, और रास्त के लिए जो मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया है वो अस्करी है, सो आई ब्लीड ग्रीन। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।